जादुई नूडल्स वाली की सफलता। मनाली में एक पूजा नाम की कामचोर लड़की रहती थी। पूजा की माँ हमेशा उससे परेशान रहती थी। अरे ओ कामचोर लड़की, सुबह के 11 बज गए हैं और अभी तक तूने बिस्तर नहीं छोड़ा है। तेरे बराबर की लड़कियाँ सुबह उठकर माँ का हाथ बटाने लगती हैं। पूजा अपनी माँ की बातों को अनसुनी करके फिर से करवट बदल कर सो जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, जिसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। सोने दो ना माँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो। अभी 11 ही तो बजे हैं और जल्दी उठकर मैं कौन सा कुछ उखाड़ लूंगी। इसीलिए तुझे जल्दी उठा रही हूँ, घर के कामों में मेरी मदद करवा। काम, और वो भी मैं? आप सोच भी कैसे सकती हो? तू बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। कान के नीचे 2 तमाचा लगेगा ना तो सुधर जाएगी। खबरदार, जो मुझे मारने की बात की तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मारोगी तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तू क्या घर छोड़कर जाएगी, मैं ही तुझे घर से निकाल दूंगी। चल निकल मेरे घर से। ऐसा कहकर पूजा की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ पूजा मुंह बनाते हुए गांव से बाहर की ओर जाने लगती है। अब कभी भी मैं अपने खड़ूस माँ के घर नहीं जाऊंगी, चाहे जमीन और आसमान एक क्यों ना हो जाए। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि मेरी खड़ूस माँ मुझे देखने के लिए तरस जाएगी। चलते चलते पूजा गांव की बाहर वाली पहाड़ी पर पहुंच जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहां पहुंचकर पूजा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वाह, क्या नजारा है, कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ। थोड़ी देर आराम करने के बाद पूजा को बड़ी जोरों की भूख लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग घूमने आते हैं, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। खैर मुझे क्या, मुझे तो भूख लग रही है। पूजा खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। अंकल, मुझे आधा किलो जलेबी और 4 समोसे दे दो। ये लो, तुम्हारे 100 रुपए हो गए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर क्या अपने माँ बाप की दुकान समझकर यहाँ आ गई? मैं क्या मुफ्त में खिलाने के लिए बैठा हूँ? ऐसा कहकर वो आदमी समोसा और जलेबी वापस रख लेता है। मुफ्त में तो मेरे खुद के माँ बाप भी नहीं खिलाते। उदास होकर पूजा वहाँ से चली जाती है। आगे थोड़ी दूर जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। आंटी जी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांगो। इतनी अच्छी खासी दिखने में लगती हो, कमा कर नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है आंटी जी, खाना नहीं तो पानी ही पिला दीजिए। गुस्से में वो औरत पूजा के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर पूजा फिर से उसी पहाड़ी पर चली जाती है। मैं कितना भटकी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। माँ सही कहती थी, ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को कोई काम नहीं पड़ता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। इस तरह पूजा 1-2 दिन बिना खाए ही रहती है। उसे कहीं से भी खाना नहीं मिलता। 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पेट में कुछ नहीं गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूख के मारे मर जाऊंगी। उसके बाद खाने की तलाश में पूजा एक बार फिर से पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि चलते चलते अचानक से गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं इन अम्मा की मदद कर देती हूँ, बदले में इनसे खाना मांग लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे अम्मा, आपको क्या हुआ? रुको, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर पूजा अम्मा को उठाकर उनके घर तक छोड़ाती है। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? आप अचानक से क्यों गिर गई? कुछ नहीं बेटी, बुढ़ापे में कमजोरी आ गई है। ऐसा कहकर अम्मा चुप हो जाती है, लेकिन पूजा को भूख के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर चुप रहने के बाद वो आखिर बोल ही पड़ती है। अम्मा, आपके यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पूजा की बात सुनकर अम्मा अपने पल्लू में से कुछ रुपए निकालकर उसको देते हुए कहती है, बेटी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इसमें जो भी मिले तुम ले आना। सिर्फ 15 रुपए, इनसे क्या आएगा? एक काम करती हूँ, नूडल्स लेकर आ जाती हूँ। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है, वो जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। ऐसा सोचकर पूजा नूडल्स ले आती है। वो देखती है कि अम्मा चाय बना रही है। अरे अम्मा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर आप चाय क्यों बना रही हो? मुझे बोल देती, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे आदत है। क्या लेकर आई है? नूडल्स लेकर आई हूँ अम्मा। ला दे, मैं फटाफट बना देती हूँ। ऐसा कहकर अम्मा नूडल्स बनाने लगती है और पूजा अम्मा की मदद करने लगती है। बातों ही बातों में अम्मा पूजा को नूडल्स बनाना सिखा देती है। उसके बाद दोनों मिलकर नूडल्स के साथ साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। इसी तरह पूजा 1-2 दिन रहकर उस अम्मा की सेवा करती है। पेट की भूख ने उसका आलसपन पूरी तरीके से खत्म कर दिया था।
एक दिन पूजा अम्मा से कहती है, अम्मा अब आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ठीक है अम्मा, फिर मुझे चलना चाहिए। मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठी रहूंगी? तू जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर अम्मा अपने पुराने संदूक में से एक डब्बा निकालती है और पूजा से कहती है, ये ले बेटी, इसमें एक तरीके का खास मसाला है। इस मसाले को चुटकी भर किसी भी व्यंजन में डालेगी तो उसका स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, आप अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर पूजा अम्मा के हाथों से मसाला लेकर फिर से उसी पहाड़ी पर चली जाती है। इस मसाले में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं इस मसाले का करूँगी क्या? हाँ, मैं ढाबा खोल सकती हूँ, लेकिन मैं ढाबा चलाऊंगी कैसे? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। एक काम करती हूँ, नूडल्स बेचना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी अम्मा ने मुझे नूडल्स बनाना सिखा दिया था, लेकिन मैं सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी पूजा की नजर अपने हाथ की अंगूठी पर जाती है जो उसकी माँ ने उसे जन्मदिन पर दिया था। बिना कुछ सोचे समझे पूजा वो अंगूठी बेच देती है और उन पैसों से उसी पहाड़ी पर नूडल्स की एक छोटी सी स्टॉल खोल लेती है। पहले ही दिन पूजा की दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे बेटा, जरा 1 प्लेट नूडल्स तो लगा देना। पूजा फटाफट नूडल्स बनाती है और उसमें अम्मा का दिया हुआ चुटकी भर मसाला डाल देती है, जिससे कि नूडल्स का स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वो ग्राहक मजे से नूडल्स खाता है। ऐसी ठंडी ठंडी पहाड़ी पर इतना स्वादिष्ट नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और है। कुछ दिनों तक पूजा की दुकान बहुत अच्छी चलती है, लेकिन एक दिन पहाड़ी पर बहुत तेज तूफान आने लगता है, जिस कारण पूजा की लगाई हुई नूडल्स की स्टॉल उड़ जाती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? पहले माँ के साथ मेरा जीवन कितना अच्छा था, अब समझ में आता है माँ मुझे क्यों डांटा करती थी। जब अपने पेट पर बात आई तो मेरा सारा आलस खत्म हो गया, लेकिन अब इस तूफान में मैं कहाँ जाऊँ? पूजा अपना कुछ सामान उठाकर दोबारा अम्मा के घर जाती है, लेकिन उसकी वहाँ पर अम्मा से मुलाकात नहीं होती। वहाँ पर केवल उनका बेटा था। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। क्या तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था? हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ। तूफान के कारण मेरी दुकान उड़ गई, इसलिए मैं दोबारा अम्मा के पास मदद मांगने आई थी, लेकिन अम्मा है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। दरअसल मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर गया था। जब माँ के बारे में पता चला तो वापस आ गया। तुमने मेरी माँ की अंतिम समय में मदद, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा उस लड़के से शादी के लिए मान जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब पूजा के पास उसके पति का भी सपोर्ट था। कुछ दिनों बाद जब पहाड़ी का मौसम ठीक हो जाता है तो वो दोनों मिलकर पहाड़ी पर इस बार एक पक्की नूडल्स की दुकान बनाते हैं और अब उनकी नूडल्स की दुकान खूब चलती है। एक दिन नूडल्स बनाते हुए पूजा के मन में अपनी माँ का ख्याल आता है। जब अकेले जिंदगी जीनी पड़ी तो माँ की हर वो बात सही लगने लगी जो माँ कहती थी। मेरी माँ कैसी होगी? माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। तभी पूजा की दुकान में बैठे कुछ ग्राहक आपस में बातें करने लगे। अरे भाई साहब, पहाड़ी के पश्चिम दिशा वाले गांव के बारे में कुछ सुना है आपने? वहाँ पर एक बुजुर्ग जोड़ा मंदिर में 10 दिन से भूखे प्यासे बैठा है। भगवान से विनती कर रहा है कि उनकी बेटी वापस आ जाए। हाँ भाई, जानता तो हूँ, लेकिन गलती भी उन दोनों की ही है। पहले अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और अब उसके लिए भूखे प्यासे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर पूजा उनके पास आती है। आप लोग जो बात कर रहे हैं क्या वो सच है? वो लोग मेरे माता पिता है, क्योंकि इस पहाड़ी की पश्चिम दिशा वाला गाँव मेरा ही है। अगर ऐसा है तो तुम जल्दी उनसे मिलने चली जाओ, वरना भूख प्यास के कारण उनकी मौत हो जाएगी। पूजा फौरन अपने पति के साथ अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। माँ देखो, मैं आ गई। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तो तुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया था। तूने अपनी माँ की बात को इतना बुरा मान लिया। कितनी दुबली पतली हो गई है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। ऐसा मत कहो माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब बात मेरे खुद के पेट की आई तब मुझे सब समझ में आने लगा कि तुम जो कहती थी वो सब सही कहती थी। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। लेकिन बेटी, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पिताजी, ये मेरे पति हैं। ऐसा कहकर पूजा इतने दिन की सारी आपबीती अपने माता पिता को बताती है। उसके बाद वो सभी एकजुट होकर एक ही घर में रहने लगते हैं और साथ में अम्मा के मसाले के कारण उनकी दुकान भी खूब चलती है। इस तरह परिस्थिति ने पूजा को जिम्मेदार लड़की बना दिया था।
माहिका अपनी माँ और मौसी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले लंबी बीमारी के चलते उसकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के जाने के बाद घर का गुजारा माहिका की मौसी शीतल फूल बेचने का काम करके करती थी। शीतल को फूल बेचने के काम से बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वो लोग किराए के घर पर रहते थे, इसलिए शीतल के कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा किराए के घर में चला जाता था। लेकिन फिर भी शीतल माहिका को स्कूल भेजती थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे कर लेती थी। एक दिन की बात है, माहिका की टीचर क्लासरूम में कहती है, 2 हफ्ते पहले तुम लोग के जो टेस्ट हुए थे, मैंने सारे टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा माहिका के नंबर हैं। लगता है हमेशा की तरह इस बार भी माहिका ही टॉप करेगी। अब सारे बच्चे माहिका के लिए तालियां बजाओ। क्लास के सारे बच्चे माहिका के लिए ताली बजाते हैं और वो बहुत खुश होती है। घर आकर माहिका शीतल से कहती है, मौसी ये देखो मेरे टेस्ट पेपर, मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। मौसी इसी बात पर मेरे लिए खीर बना दो, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तू स्कूल की ड्रेस चेंज कर ले और हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। माहिका अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका खीर खाने आती है। वाह मौसी, आपने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है। आप मेरी पसंद का कितना ध्यान रखती हो। सच में आप बहुत अच्छी हो। दोनों बातें करते हुए खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माहिका बाहर खेलने जाती है। जब माहिका खेलकर घर लौट रही थी, तभी उसकी मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है, ओए लड़की सुन। आंटी नमस्ते। ये नमस्ते छोड़ और बता, तेरी मौसी मेरा किराया कब देगी? 5 महीने का किराया जमा हो गया है। आंटी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अभी मौसी को बता दूंगी। इतना बोलकर माहिका घर जाती है और घर आकर वो शीतल से बोलती है, मौसी आपने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? तुझे कैसे पता कि मैंने किराया नहीं दिया अभी तक? मुझे घर आते हुए आंटी मिली, उन्होंने ही बोला कि 5 महीने से किराया नहीं दिया है। बहुत गुस्से में थी वो। ये सुनकर शीतल अपने मन में सोचती है, ये क्या बात हुई? बच्चे को बोलने की क्या जरूरत थी? मैं पैसे जोड़ रही हूँ, एक बार में दे दूंगी, हद होती है। इतना सोचकर शीतल माहिका से कहती है, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे। अगर आज के बाद आंटी ने तुझे ये सब बोला तो बोल दियो कि सीधा मेरे से आकर बात करें, या मैं खुद उनसे जाकर बात कर लूंगी। ठीक है, वैसे मौसी 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, उसके लिए क्या सोचा है आपने? मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल लेकर आऊंगी। सच में मौसी? वाओ, मुझे तो अभी से ही बहुत खुशी हो रही है। वैसे इसके लिए आपके पास पैसे हैं ना? हाँ हाँ, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं बहुत महीने से तेरे जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ रही थी। इस तरह सारे जरूरी काम छोड़कर शीतल माहिका की खुशियों का ध्यान रखती थी। अगले दिन शीतल की मकान मालकिन उसके घर आ जाती है। शीतल, ओ शीतल! आवाज सुनकर शीतल बाहर आती है। आइए दीदी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये बता मेरा किराया देने में और कितना टाइम लगाएगी? दीदी, कल माहिका का जन्मदिन है, उसके बाद मैं आपके किराए के सारे पैसे धीरे धीरे आपको जोड़कर दे दूंगी। तेरे लिए मेरे किराए से ज्यादा जरूरी माहिका का जन्मदिन है? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस उसकी माँ नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूँ। ये सब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आज अपना किराया लेने आई हूँ। या तो मुझे मेरा किराया दे या तो इस घर से बाहर निकल। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम यहीं रहते हैं, थोड़ा तो हम पर तरस खाइए। अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? पैसों के मामले में मैं किसी पर कोई तरस नहीं खाती। दीदी, आप 2 महीने और रुक जाइए, मैं काम करूँगी और जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगी। 5 महीने रुक गई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाली। मैं कल आ रही हूँ, अगर तूने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। इतना बोलकर मालकिन चली जाती है। उसके जाने के बाद शीतल की आंखें भर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? एक दिन में पैसे कहां से लाऊं? पड़ोस वाली मीना के घर जाकर देखती हूं, उससे उधार ले लेती हूं। शीतल मीना के घर जाती है। मीना, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, मैं तुझे जल्दी ही लौटा दूंगी। तेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्जा है और अब मेरे से भी लेने आ गई है? नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे उधार, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तू पैसे वापस नहीं कर पाएगी। मीना शीतल को पैसे देने से मना कर देती है।
शीतल 3-4 लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अगले दिन सुबह सुबह मालकिन आ जाती है और शीतल से पैसे मांगने लगती है। शीतल और माहिका मालकिन के सामने बहुत रोते हैं, लेकिन मालकिन उनकी एक नहीं सुनती। देखो, मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। अपने अपने कपड़े उठाओ और इस घर से निकल जाओ। शीतल थोड़ा बहुत सामान लेकर माहिका के साथ घर से बाहर निकल जाती है। चलो मौसी, जंगल चलते हैं। यहाँ हमें सारे लोग देखकर हंस रहे हैं। जंगल में कोई हमारा मजाक नहीं बनाएगा। दोनों जंगल चले जाते हैं और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी शीतल एक थैले से सैंडल और फ्रॉक बाहर निकालती है। माहिका, आज तेरा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन वाले दिन अचानक हम बेघर हो गए हैं। ये वही फ्रॉक और सैंडल है जो मैंने तेरे लिए खरीदा था। माहिका रोने लगती है और शीतल के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ आती है। सुनो, हमारी मदद करो। मैंने बहुत दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं? अगर है तो मुझे दे दो। और हाँ, हमें भूख भी लगी है। माहिका शीतल के कान में बोलती है, मौसी, इस लड़की के पैर में तो चप्पल भी नहीं है, इसलिए आप ये वाली फ्रॉक और सैंडल इसे दे दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, जिनसे मैं आज तेरे लिए केक लाने वाली थी। इन्हें भूख लग रही है, इसलिए मैं इन्हें खाने के लिए पैसे भी दे देती हूँ। उसके बाद शीतल थोड़े पैसे और माहिका की फ्रॉक सैंडल उन दोनों को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है, लेकिन माहिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सारी बातें सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी माहिका को एक कोने से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। माहिका उस तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत लंबी सीढ़ी थी जो सीधा आसमान में जा रही थी। कितनी बड़ी सीढ़ी है ये। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इस पर चढ़कर देखती हूँ। देखूं जरा कहाँ जाकर खत्म होती है। उसके बाद माहिका सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। कुछ घंटों बाद माहिका आसमान में चली जाती है और वहाँ उसे 2 फ्रॉक और एक सैंडल का घर नजर आता है। ये देखकर माहिका हैरान रह जाती है। सुनो लड़की, मेरे घर के अंदर आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे जेवर मिलेंगे। ये इतने सारे हैं कि इनसे तुम एक जेवर की दुकान भी खोल सकती हो। नहीं, तुम मेरे घर के अंदर आओ। यहाँ तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी। अदृश्य होकर तुम जो चाहो कर सकती हो। दोनों घर के बोलने के बाद पहले वाली फ्रॉक की घर बोलती है, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे घर के अंदर एक छोटी सी अनाथ बच्ची है। तुम उसे अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर चली जाओ। यहाँ मैं उसका ज्यादा दिनों तक ध्यान नहीं रख सकती हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद माहिका बोलती है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं पहले वाले फ्रॉक के घर के अंदर जाकर उस बच्ची को लेना चाहती हूँ। उस बच्ची को एक परिवार की जरूरत है। मैं अपनी मौसी के साथ काम करना शुरू कर दूंगी और उसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर माहिका घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं। आपने तो कहा था यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, लेकिन यहाँ तो सोने के सिक्के रखे हुए हैं। हाँ, मैं तो तुम्हें परख रही थी। तुम खुद इतनी गरीब हो, लेकिन फिर भी एक बच्ची की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई, इसलिए तुम ये सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर माहिका बहुत खुश होती है और सोने के सिक्के लेकर वापस आने लगती है। वापस आते आते सुबह हो जाती है। कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गई थी। माहिका शीतल को सारी बातें बताती है। शीतल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। उसी दिन दोनों सोने के सिक्के लेकर उन्हें बेचने जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनकी मकान मालकिन देख लेती है। वह दोनों को सुनार के दुकान के अंदर घुसते हुए देख लेती है और अपने मन में सोचती है, इन दोनों को मुझे मेरा किराया नहीं दिया जा रहा था और आज सुनार की दुकान के अंदर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सोने के सिक्के बेचकर मिले हुए पैसों के साथ बाहर आती हैं। तब मकान मालकिन उनके पास जाती है और बोलती है, बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो दोनों? चुपचाप से ये सारे पैसे मुझे दे दो। क्यों दे दे हम सारे पैसे आपको? तूने इतने महीनों का किराया नहीं दिया था मुझे। ठीक है, उतने पैसे दे दूंगी जितना आपका किराया था।
मालकिन बहुत ही लालची थी और वो शीतल से सारे पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वो छीना झपटी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कहीं से सांप आ जाता है और मालकिन को काट लेता है। मालकिन बेहोश हो जाती है, लेकिन शीतल और माहिका उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो जब होश में आती है तो कहती है, मैं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की वजह से आज मेरी जान बची है, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी। इस तरह वो औरत पूरी तरह से सुधर जाती है। उसके बाद शीतल माहिका के साथ वहाँ से आ जाती है और उसी वक्त रहने के लिए एक घर खरीदती है। बाकी बचे हुए पैसों से वो अपनी किराए की दुकान खोलती हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं।